देखिए, जन सुराज की जो पूरी विचारधारा है, जो पूरा प्रयास है, इसमें किसी तरह के गठबंधन का कोई स्कोप है ही नहीं। कोई गठबंधन का कहीं स्कोप नहीं है, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। जन सुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 242 नहीं। और जीतने हारने के बाद जो भी परिणाम आएगा, मेरा अपना मानना है कि जो परिणाम आएंगे उसमें जन सुराज आपको अर्श पर दिखेगा या फर्श पर दिखेगा। अगर जनता को ये बात समझ में आ गई, इस प्रयास में लोगों का विश्वास दिखा, तो इतना सीट आएगा कि आपको किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लोगों को सारे प्रयास के बाद भी समझ में नहीं आया, तो इतना कम सीट आएगा कि गठबंधन बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो मैं गठबंधन की कोई संभावना देखता नहीं हूँ। और दूसरी बात समझिए, लोग दलों का गठबंधन करते हैं, 4, 5, 7, 8, 10 का गठबंधन। जन सुराज ने तो पहले बिहार की जनता ने 1 करोड़ लोगों ने मिलकर अपना गठबंधन कर लिया। ऑलरेडी जनता से गठबंधन हो गया, अब इसमें दूसरे के आने का स्कोप कहाँ है? जिस तरह पदयात्रा कर रहे, कितना बदल पाएंगे बिहार को? बिहार को उतना बदल पाएंगे जितना यहाँ की जनता बदलने को तैयार है। हमारा प्रयास जनता को समझाना है। हम बिहार को कैसे बदल देंगे? हम तो अपने मन से रोज कहते हैं कि 1 प्रशांत किशोर नहीं, 10 प्रशांत किशोर भी आ जाएं, तब भी बिहार नहीं सुधरने वाला है। बिहार तो तब बदलेगा, तब सुधरेगा जब बिहार के लोग सुधरेंगे। अगर आप 500 रुपया पर वोट देते रहिएगा, अगर आप 5 किलो अनाज के लिए वोट दीजिएगा, मंदिर मस्जिद जाति से ऊपर नहीं उठिएगा, तो प्रशांत किशोर आए या कोई आए, बिहार सुधरने वाला नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि बिहार उतना सुधरेगा जितना लोग सुधरना चाहते हैं। अगर 2025 में आपकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आते हैं तो फिर आगे की क्या रणनीति? कोई रणनीति नहीं है। मैं अपना जीवन 10 साल के दायरे में जीता हूं। जो लोग हमको जानते हैं, हमने पहले 10 वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया और उस संस्था में बहुत ऊंची पोस्ट पर, ऊंचे पद पर थे। उसको छोड़कर आए और जो 10 वर्ष हमने काम किया 2011 से 21 तक, उसको आप लोग चुनावी रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक वगैरह कहते हैं। उस विधान में भी जब देश में सबसे ऊपर थे, जब बंगाल और तमिलनाडु जीते, तब ये घोषणा की कि अब ये काम नहीं करेंगे। अब अगला जीवन का कई बरस, कम से कम 10 बरस, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, बिहार को सुधारना। और जब तक बिहार सुधरेगा नहीं, जब तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल नहीं होगा, तब तक प्रशांत किशोर का ये प्रयास जारी है। दल बने, चुनाव लड़े, जीते हारे, चुनाव जीत जाने से थोड़ा ना बिहार सुधर जाएगा। बिहार तो तब सुधरेगा जब अच्छे लोग चुनकर आए। बिहार तब सुधरेगा जब अच्छे लोग चुनकर आए और जो योजना बनी है उसको जमीन पर लागू किया जाए। बिहार तब सुधरेगा जब 5,000, 7,000 अच्छे लोग मुखिया बने। बिहार तब सुधरेगा जब 5-7 हजार अच्छे लोग सरपंच बने, प्रमुख बने, जिला परिषद बने, 100-150 अच्छा आदमी विधायक बने। खाली सरकार में चुनाव जीतने से अगर बिहार सुधरना होता तो जन सुराज का क्या होगा उसको छोड़िए। 2015 में तो हम महागठबंधन के साथ बिहार जीत गए थे। हमने 7 निश्चय का कार्यक्रम भी बनवाया, अपने हिसाब से जिसको जरूरत जिम्मेवारी देनी थी उसको जिम्मेवारी भी दी, लेकिन उससे तो बिहार नहीं सुधरा। मेरा अपना 10 वर्ष का अनुभव है, चुनाव जीतने हारने से व्यवस्था बदल जाए ये जरूरी नहीं है। और उसी 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर ये प्रयास कर रहे हैं। बिहार में सुधार तब होगा जब समाज सुधरेगा। तो मेरा लक्ष्य, मेरी जिम्मेवारी समाज को जगाना, समाज को सुधारना है। समाज सुधरेगा, अपने आप राजनीति भी सुधरेगी, राजनीति सुधरेगा, सरकार भी, व्यवस्था भी सुधर जाएगी। राजनीति जो है वो समाज का आईना है। समाज में चोरी है तो राजनीति में चोरी है, समाज में जाति है तो राजनीति में जाति है। ऐसा नहीं है कि समाज में सब अच्छा है और राजनीति में सब खराब है। थोड़ा उसका एक्सटेंट कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो ताकत, जो अच्छाई, जो खराबी आपको समाज में दिखती है, वही चीज राजनीति में भी दिखती है। अलग अलग राज्यों में जो है आप कई सीएम बना चुके हैं, देश में पीएम भी बना चुके हैं, फिर आपका फोकस बिहार पर ही इतना ज्यादा क्या है?
बिहार पर फोकस इसलिए है कि बिहार के मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है। यहीं पर हमारे दादा बैलगाड़ी चलाए मजदूर रहे, यहीं पर हमारे बाबूजी डॉक्टर रहे, यहीं पर सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। और बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पलायन वाला राज्य है। तो आप बताइए कि बिहार को सुधारने के लिए प्रयास चाहे आप करें या हम करें, प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। तो अगर हमारे जैसे आदमी को की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार को सुधारने का हिम्मत किसको पड़ेगा, आप बताइए। हम ये समझते हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, इसी मिट्टी से उठकर इतने बड़े बने हैं, तो हमें अपने राज्य, अपने जमीन, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। सफलता मिले न मिले इसकी चिंता किए बगैर प्रयास करना चाहिए। हमारा काम है ईमानदारी और शुद्धता से प्रयास करना। समाज को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जांचना परखना आपका काम है। लेकिन अगर समाज को समझ में नहीं आ रहा है तो ये लाखों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ क्यों रहे। हम कल यहाँ आए हैं तो 10 बजे रात में यहाँ हजारों लोग क्यों बैठे हुए थे, कुछ बात देख रहे होंगे तभी जुड़ रहे हैं। आप भी पत्रकार हैं, बड़े से बड़ा नेता कोई आ जाए, कोई यहाँ 1000 आदमी अपना पैसा लगाकर दे खपाकर पैदल नहीं चलने वाला। लोग पैसा देकर, खाना देकर, गाड़ी देकर लोगों को बुलाते हैं। हम लोग चुपचाप पैदल चल रहे हैं, ना किसी का नाली गली बनवाते हैं, ना किसी का राशन कार्ड बनवाते हैं, ना धरना प्रदर्शन करते हैं, ना किसी को गाली देते हैं, ना वोट मांगते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बता रहे हैं कि भाई मेरे, तुमने जाति पर वोट दिया, तुमने नेताओं को वोट दिया, तुमने विचारधारा के लिए वोट दिया, तुमने गरीब और वंचित के आवाज के लिए वोट दिया, तुमने बिजली, सड़क, पानी के लिए वोट दिया, तुमने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, लेकिन तुमने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। एक बार जन स्वराज की बात मानो और अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दो। इतनी बात कह रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। लोगों को समझ में आए तो वो जगेंगे, ना समझ में आए तो जैसे उनका जीवन चल रहा है वो चलता रहेगा। बिहार में सफल होने के बाद देश के लिए क्या रणनीति होगी? पहले बिहार में सफल हो जाने दीजिए। बिहार में अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के सबसे 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराने का जीवन का जो लक्ष्य लेकर चले हैं, अभी उससे डिगने वाले नहीं। ना हमको देश से मतलब है, ना हमको दुनिया से मतलब है। अपने जीवन का 10 वर्ष कम से कम बिहार को सुधारने के लिए लगाना चाहते हैं और उसके लिए अपना जो कुछ भी है, बुद्धि, साधन, पैसा, व्यवस्था, जो कुछ भी भगवान ने हमको दिया है, वो सब कुछ मैंने बिहार को सुधारने के इस अभियान में दांव पर लगाया है। और मेरा विश्वास है कि बिहार की जनता, उसकी चेतना दब गई है, मरी नहीं। वो विकल्प के अभाव में, विकल्प न होने की वजह से शायद गलत लोगों के साथ जुड़ गया है। लेकिन जब उसको अवसर मिलेगा, विकल्प बेहतर दिखेगा, तो निश्चित तौर पर वो अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए लोग जुड़ेंगे और कंधा लगाएंगे। पिछले 2 वर्ष से हम पैदल चल रहे हैं, 5300 से ज्यादा गांव में पैदल गए हैं और हर गांव में मुझे यही दिखा है, वो चाहे किसी जाति का आदमी हो, किसी धर्म का आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अनपढ़ हो, हर व्यक्ति कह रहा है कि नहीं भैया, जो बात आप बोल रहे हैं ये बात ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ जुड़ गया। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हर आदमी जन स्वराज को वोट देगा। हम इतना दावा जरूर कर रहे हैं कि बिहार में 2/3 से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि कोई नई व्यवस्था, नया विकल्प बने। और वो जो लोग विकल्प बनाना चाहते हैं, वो ये जरूर कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर, जन स्वराज जो बात कह रही है, बात तो ठीक है, ये होना चाहिए। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो बात की बात, लेकिन इतना लोग तो जरूर कह रहे हैं कि बात तो ठीक कह रहे हैं। सर, आप कई पार्टी के चुनाव रणनीतिकार रहे हैं। विपक्ष के नेता विदेश से चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा किए हैं, सरकार का कठपुतली बताया है। एक देखिए, किस तरह देखते हैं?
जब मैं काम पहले करता था उस समय भी मैंने कहा है कि बंगाल का जब चुनाव का रिजल्ट आया था उस दिन भी आप मेरा इंटरव्यू देख लीजिए, मैंने कहा था कि जो चुनाव आयोग है वो केंद्र सरकार के एक्सटेंडेड आर्म के तौर पर काम करता है। जैसे सरकार चाहेगी, मोटे तौर पर चुनाव एक छवि ऐसी बन गई है कि चुनाव आयोग करीब करीब वही काम वही चीज करता है जो सरकार चाहती है। अब इस चीज को आप विदेश में जाकर कहे कि न कहे, ये राहुल गांधी का मामला है, विपक्ष के नेता का मामला है, लेकिन जहां तक जनता का हम लोग का सवाल है, हम लोग ऐसा मानते समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, एनडीए भाजपा की सरकार में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर, उनके कार्यकलाप पर, उनकी निष्पक्षता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हर चुनाव में लोग उठाते रहे और उस बात में कोई दम जरूर है, बिल्कुल इस बात में दम है। सर, जिस तरीके से आपकी मुहिम चल रही है, आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि आप एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इंडिया अलायंस के वोटरों को अपने तरफ माइल कर रहे हैं ताकि किसी खास पार्टी को आप फायदा पहुंचाए, आपको कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाएगी, ऐसा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है इंडिया अलायंस की तरफ से? मतलब ये स्टेटमेंट है कि इल्जाम है? हमको सफलता नहीं मिलेगी, इल्जाम है कि ये स्टेटमेंट है? इल्ज़ाम लगता है, आपके बार ये इल्ज़ाम लगता है। इल्जाम लगता है? क्या इल्जाम लगता है? इल्ज़ाम ये लगता है कि हम किसी दल का मदद कर रहे हैं। जी, किसी की मदद। तो किसका मदद कर रहे हैं? बोलिए, काहे घबरा रहे हैं? आपको भाजपा की बी टीम, भाजपा का बी टीम को है, तो भाजपा का यहाँ वजूद कितना है? आप बी टीम तो उसका न बनिएगा, कोई मजबूत टीम हो तो उसका बी टीम बनिएगा। भाजपा का यहाँ न कोई नेता है, न नीति है, न कोई कार्यक्रम है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया, तो उसका बी टीम क्या बनेगा? बिहार की दुर्दशा के लिए लालू और नीतीश ये दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन इसके गुनाहगार लालू और नीतीश से ज्यादा भाजपा और कांग्रेस वाले। इस बात को आप समझिए, पिछले 30-32 साल से बिहार में लालू नीतीश सरकार चला रहे, लेकिन बिहार की जनता ने लालू यादव को पूरे बिहार में बहुमत सिर्फ एक ही बार 1995 में दिया। आज तक लालू यादव की पार्टी बिहार अपने दम पर एक ही बार जीती, बाकी 15 बरस वो राज ऐसे कहिए कि कांग्रेस ने बैसाखी अपनी दी और चंद सांसदों के लालच में कि दिल्ली में सरकार चलती रहे, इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य को लालू यादव के जंगल राज के हाथों बेच दिया। ऐसा कैसे संभव है कि मनमोहन सिंह जैसे बड़े प्रधानमंत्री को बिहार की आर्थिक स्थिति बदहाली की जानकारी न हो, लेकिन 10 बरस मनमोहन सिंह और गांधी परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने लालू यादव को यहाँ जंगल राज चलाने दिया, इस लालच में कि 10, 20, 15, 20 को सांसद हम लोग को मिलता है। यही काम आज भाजपा कर रही है। नीतीश कुमार के 42 विधायक हैं 243 के विधानसभा में। जो भाजपा पूरे देश में दूसरे दलों को तोड़कर विधायकों को खरीद कर अपना सरकार बनाती है, वो बिहार में 80 विधायक होने के बाद भी अपना सरकार नहीं बनाया है, वो नीतीश कुमार को बना दिया है। क्यों बनाया है? कि हमको 12-15 सांसद मिलता रहे, हमारा जातीय समीकरण बना रहे, बिहार की जनता गर्त में जाती हो तो जाए। इसीलिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि बिहार की बदहाली के लिए सीधे तौर पर लालू नीतीश जिम्मेवार है, लेकिन इस बदहाली को बनाए रखने के रियल गुनाहगार कांग्रेस और भाजपा हैं, जो दिल्ली में सांसदों के लालच में दिल्ली में अपनी सरकार चलाने के लिए बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य का इन लोगों ने सौदा किया। तो हमको किसी का बी टीम बनने का जरूरत नहीं। बी टीम कौन कह रहा है? लालू भाजपा वाले कह रहे हैं, इधर से भाजपा वाला कह रहा है। हम मुसलमानों से मिले तो भाजपा वाला कह रहा है देखिए ये बी टीम है इंडिया के, और लालू जी कह रहे हैं कि ये बी टीम है भाजपा का। क्यों कह रहा है? क्योंकि बिहार में ये दोनों को मुफ्त में वोट लेने का आदत लगा हुआ है। काम मत करो, 5 साल के बाद चुनाव में जाओ और लालू के लोग कहे भैया हमको वोट दे दो नहीं तो भाजपा आ जाएगा, तो डर के मारे आदमी खासकर मुसलमान फिर जाकर लालू को वोट देता है। यही हाल भाजपा और नीतीश का है।
काम करे न करे, चुनाव आता है हल्ला मचाता है, अरे भाई हमको नहीं वोट दोगे लालू का जंगल राज आ जाएगा, डर के मारे फिर उसी को लोग वोट देते हैं। तो ये जो मुफ्तखोरी की जिसको आदत लगी हुई है उसका सिंहासन हिल रहा है। वो सोच रहा है कि भैया कहीं जनता को कोई दूसरा विकल्प मिल गया तब तो हमको काम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मुफ्त में वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए चिल्ला रहा है, बाप बाप कर रहा है कि बी टीम है कि ये टीम है। भैया हम जन स्वराज जनता की, बिहार की जनता का बी टीम है और जनता को ए टीम बनाकर जिताकर 2025 में जनता का राज बिहार में कायम किया जाएगा। लेटरल एंट्री पर मेरा विचार आज से नहीं 10 वर्ष पहले से है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकारी व्यवस्था को कारगर और धारदार बनाने के लिए सरकार की जो व्यवस्था है इसके साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर लेटरल एंट्री को भी अंदर लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बहुत कठिन विषय हैं, पानी की समस्या, कुपोषण की समस्या, अस्पताल शिक्षा की समस्या है, वो सिर्फ यहाँ के ब्यूरोक्रेट से सॉल्व होने वाला नहीं। आप बताइए कोई आईएएस अफसर है, आज वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड है तो उसको अस्पताल और स्वास्थ्य की समझ है, कल उसको परिवहन विभाग का सेक्रेटरी बना दिए तो उसको बस और रोड का भी समझ हो जाएगा, परसों उसको मत्स्य विभाग का सेक्रेटरी बना दिए तो दावा करता है कि हमको मछली पालन का भी उतना ही समझ है। तो ये भैया इससे सुधार होगा नहीं। इसलिए जो सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक व्यवस्था है वो रहनी चाहिए, लेकिन उन विषय के विशेषज्ञों को जब तक साथ में नहीं जोड़ा जाएगा तब तक कोई आगे का बड़ा रास्ता नहीं बनाया जा सकता है। इस देश में आजादी के बाद जो 5-6 बड़े काम हुए, एटॉमिक एनर्जी का काम हुआ, उसको किसी आईएएस ने नहीं किया, उसको विक्रम साराभाई और होमी भाभा ने किया, वो लेटरल एंट्री थे। इस देश में मिसाइल का नाम, मिसाइल के दिशा में जो काम हुआ उसको अब्दुल कलाम ने किया, वो कोई आईएएस अफसर नहीं थे, वो एटॉमिक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी नहीं थे। इस देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय स्वामीनाथन जी को दिया गया। स्वामीनाथन जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईएएस नहीं थे। इस देश में डेयरी का काम, व्हाइट रेवोल्यूशन प्रोफेसर कुरियन ने किया, कुरियन कोई आईएएस नहीं थे, लेटरल एंट्री थे। देश में टेलीफोन की क्रांति का श्रेय बहुत हद तक सैम पित्रोदा को दिया जाता है। सैम पित्रोदा डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी नहीं थे, लेटरल एंट्री थे। इस देश में आधार का जो आप कार्ड देख रहे हैं, आधार का कार्ड होम मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी नहीं बनाया है, इसको नंदन नीलकर्णी जैसे लोगों को लाकर बनाया गया। ये आपको क्या दिखाता है? जो 5-6 बहुत बड़े देश में आमूल चूल परिवर्तन वाले काम हुए हैं, वो इस देश के सबसे काबिल लोगों को लाकर जिम्मेवारी दी गई। वो काम तो सरकार की व्यवस्था के साथ ही करेंगे, लेकिन उनमें वो क्षमता है। तो हम लोग इस पक्ष में हैं कि बिहार को अगर सुधारना है तो पूरे दुनिया में एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, आर्थिक विकास को लेकर जितने बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जब तक उनको नहीं जोड़ा जाएगा तब तक बिहार में बड़ा सुधार नहीं हो सकता है। हम नीतीश कुमार नहीं हैं जो कहता है कि और किसी को कुछ आता ही नहीं है। नीतीश कुमार से कुछ भी पूछिए तो कहता है भाई उसको कुछ बुझाता है, मतलब उसी आदमी को खाली कुछ बुझाता है। इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ आदमी बिहार के गांव-गांव में 10-10, 20-20 को इंजीनियर है। नीतीश कुमार पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन बिहार के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। इनसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, होशियार, समझदार लोग दुनिया भर में बिहार का आदमी अपना झंडा गाड़ा है। जरूरत इस बात की है कि उनमें जितने लोग बिहार में आकर अपना योगदान करना चाहते हैं, बिहार के समाज के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं, सरकार की व्यवस्था में इसका प्रोविजन होना चाहिए कि वो लोग आए और यहाँ के विकास में अपना योगदान कर सके। क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ का 4 घटिया भ्रष्ट अफसरों से थोड़े बिहार सुधरेगा। जब यहाँ के सबसे ज्ञानी समझदार लड़के वापस लौटेंगे, वो लोग यहाँ काम करेंगे, तब न देश सुधरेगा, तब न बिहार सुधरेगा। बिहार में, यहाँ देश में, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट है प्राची मिश्रा।
आप नाम नहीं जानते होंगे, आप रघुराम राजन का नाम सुनते हैं। करीब करीब उनसे उनके समकक्ष उतनी बड़ी इकोनॉमिस्ट पटना की है। आपने कभी सुना कि बिहार सरकार ने प्राची मिश्रा को बुलाकर पूछा या उन जैसे इकोनॉमिस्ट को बुलाकर पूछा कि भैया बिहार में इकोनॉमी को कैसे गति दिया जाए? यहाँ तो डिपार्टमेंट में 4 अफसर बैठा है जिसको कुछ आता जाता है नहीं, और वही अपना ज्ञान दिए जा रहा है और बिहार की जनता को मजदूर बनाकर घुमा रहा है 30 वर्ष से। तो बिल्कुल हम लेटरल एंट्री के पक्ष में हैं, क्योंकि वहीं से ज्ञान, वहीं से समझदारी, वहीं से अनुभव, दुनिया भर से जो अच्छी सीख है उसको लेकर ही बिहार को बेहतर बनाया जा सकता है। चंद भ्रष्ट अफसरों के, चाटुकार अफसरों के सुझाव से, उनके प्रयास से बिहार को नहीं सुधारा जा सकता है। सर, एक सवाल है कि आप भी पद यात्रा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी अब आभार यात्रा पे निकले हैं, कितना क्या कुछ कहेंगे इस पर? तो कहाँ पैदल चल रहे हैं तेजस्वी यादव? आभार यात्रा निकाले हैं। यात्रा निकालने पे तो कोई रोक है नहीं। आप मेरे भाई, ऐसा है, तेजस्वी यादव एक दिन अपने आभार यात्रा में एक दिन पैदल चल दे पैदल, फिर हम भी मानेंगे भाई पैदल एक दिन चले, हम तो 2 बरस से चल रहे हैं। एक दिन चलो पैदल, एक दिन तो पैदल चल के दिखाओ। आभार यात्रा अपने रथ पे बैठ के, अब बढ़िया भोजन करते हुए वीडियो बना के, अब मुरेठा बांध कर, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को डरा कर ये आभार यात्रा क्या निकालो? किस चीज का आभार देने निकले हो? आभार तो उनको जनता का देना चाहिए, ये बात ठीक है, नाम बढ़िया रखा आभार यात्रा। जिस बिहार को सबसे गरीब, निरक्षर, मजदूर उनके माँ बाप और उनके सरकार ने बना दिया, उस बिहार की गरीब जनता ने अभी उनको यहाँ से मारकर भगाया नहीं है, इसके लिए उनको बिहार की जनता का आभार करना चाहिए। जिस बिहार के गरीब जनता को लूट के राज कर रहे हैं, उस जनता ने आज तक उनको यहाँ से भगाया नहीं है, इसलिए उनको जनता का आभार करना चाहिए। जिस बिहार के समाज को जातियों में बांटकर अपहरण, रंगदारी, शराब माफिया, भूमि माफिया, बालू माफियाओं के हवाले कर दिया है, वो जनता आपको आज भी नेता के तौर पर देख रही है, इसलिए तेजस्वी यादव को आभार यात्रा करनी चाहिए। आभार तो करना ही चाहिए। आप जैसे बिना पढ़े लिखे आदमी को जनता नेता स्वीकार कर रही है, इसलिए भी आपका आभार व्यक्त करना चाहिए कि बिहार का पढ़ा लिखा लड़का मजदूर बनकर घूम रहा है और 9वां फेल आप नेता बनकर घूम रहे हैं, तो आपको बिहार का जनता का आभार तो करना ही चाहिए। दूसरे राज्य में नहीं संभव है, ये यहीं पर संभव है। लोग हमको कहता है कि भैया 9वां फेल काहे कहते हैं, तो हमने कहा है कि भाई 10वां का एग्जाम हो रहा है, 10वां का एग्जाम पास हो जाइए, कल से आपको 10वां पास करने लगेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपको पहले पढ़ने का अवसर नहीं मिला, अब पढ़ लीजिए, हम आपको 10वां पास करने लगेंगे। आपको अगर हमारे 9वां पास करने से खराबी, दिक्कत, तकलीफ हो रही है, तो आप 10वां का एग्जाम देकर पास हो जाइए और हम लोग सब आपको कहेंगे कि 10वां पास तेजस्वी यादव बिहार के नेता होने चाहिए। 10वां पास होकर दिखाइए। ये आदमी एक मंच से बोले कि हम तो इतने ईमानदार हैं, चाहते तो जाली डिग्री बनवा लेते, हमारे माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री थे, जाली डिग्री नहीं बनाए, इतना अच्छा ईमानदार। बताइए, जाली डिग्री नहीं बनाई, बहुत बड़ा हम लोग का एहसान कर दिए। देखिए इस आदमी की सोच। नेता खड़ा होकर कह रहा है कि अरे हमने तो माँ बाप बाबूजी दोनों मुख्यमंत्री थे, चाहते तो जाली डिग्री बनवा लेते, नहीं बनवाए, इसलिए जनता को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि भाई साहब ने जाली डिग्री नहीं बनाया, बहुत बड़ा हम लोग पर एहसान कर दिए। ये इस आदमी की सोच है। पलायन रोकने को लेकर लगातार, मतलब जहाँ जहाँ आप जाते हैं आपका दावा है, उसके लिए क्या बिल्कुल दावा है कि 1 साल के अंदर बिहार से पलायन को रोक दिया जाएगा और जो लोग भी बाहर 10,000, 12,000, 15,000 की मजबूरी में जाकर काम कर रहे हैं, उनको वापस यहीं रोजी रोजगार दे दिया जाएगा। आपने कहा कैसे दिया जाएगा? ठीक बात। श्रम का पलायन बिहार में इसलिए है कि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। जो लोग यहाँ से जाते हैं
जो मजदूर जाता है वो आपको दिखता है, लेकिन यहाँ से पूंजी का जो पलायन है वो आपको नहीं दिखता है। यहाँ बैठे किसी पत्रकार को ये मालूम नहीं है कि पिछले 30 वर्ष में बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया, बाहर का नहीं, बिहार की जनता का बचा कर रखा हुआ बैंकों का पैसा बिहार के बैंकों ने दूसरे राज्यों में भेज दिया, उसका पलायन करा दिया। आपको ये नहीं पता है कि बिहार से लाखों बच्चे पढ़ लिख कर दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा से जाकर बंगलोर जाकर अब एक बार पढ़ लिख कर बाहर गया, वो बिहार वापस नहीं आता। तो जब तक पूंजी का पलायन नहीं रुकेगा तब तक बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा, और जब तक पूंजी और बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा तब तक श्रमिकों का पलायन नहीं रुकेगा। हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके सुपौल में यहाँ किसी गांव में एक किसी व्यक्ति को बाल काटने आता है, उसके पास 20,000 रुपया है, वो चाहता है कि हम एक सैलून खोल लें ताकि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके, और अगर वो सैलून खोल ले तो 4-5 आदमी को रोजगार भी मिल जाएगा। अब वो जब जाता है सैलून खोलने तो बाल काटने तो उसको आता है, लेकिन सैलून खोलने का खर्चा है 1 लाख रुपया। तो किसी दूसरे राज्य में अगर वो 20,000 रुपया देगा, बैंक से उसको 80,000 रुपया लोन मिल जाएगा, वो सैलून खोल लेगा। लेकिन बिहार में बैंकों से आपको कर्ज लोन नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक पैसा यहाँ जमा कराता है, लोन जाकर देता है कर्नाटक तमिलनाडु में। तो आप 20,000 रुपया लेकर वो नाई क्या करेगा, बाल काटने वाला क्या करेगा? अब 80,000 लोन मिला नहीं तो 20,000 रुपया उसका खर्चा कैसे होगा? 5,000 4,000 रुपया देगा किसी दलाल को, जो उसको बॉम्बे में दिल्ली में कहीं सैलून में उसको नौकरी दिलवाए। 2-2.5 हजार रुपया खर्चा करेगा यहाँ से बस का ट्रेन का टिकट खरीदने में, फिर दिल्ली बॉम्बे जाएगा, वहां खोली में 5,000 7,000 रुपया एडवांस देगा ताकि उसको रहने की व्यवस्था हो। तो जो बेचारे के पास 15-20 हजार रुपया था वो भी खर्चा हो गया, और वो आदमी जो यहाँ पर एक व्यवसायी होता, एंटरप्रेन्योर होता, 4 आदमी को रोजगार देता, वो जाकर बॉम्बे और दिल्ली में मजदूर बन गया। बाल उसको वहां भी काटना है, बाल यहाँ भी काटना है, उसमें बाल काटने की क्षमता है, वो स्किल है उसके पास। लेकिन अगर यहाँ पूंजी मिल जाता तो सैलून चलाता, 4 आदमी को रोजगार देता। पूंजी नहीं मिली तो वही आदमी जाकर बॉम्बे में दिल्ली में मजदूर बन गया। तो बिहार जो जन सुराज की सोच है कि अगर पलायन को रोकना है तो 15 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को पहले मजदूर बनने से रोकना होगा। इसके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 15 साल से 55 साल के उम्र के लोग जो पढ़ लिख कर निकल गए, अब आप उनको दोबारा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उनको कोई ना कोई काम करने आता है। वो कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई राजमिस्त्री है, कोई बढ़ई है, कोई ना कोई काम, कोई गाड़ी चलाता है, कोई मैकेनिक है। उसको पूंजी देने की जरूरत है ताकि वो मजदूर जो है वो वापस आए और यहाँ छोटा मोटा रोजी रोजगार कर सके। और जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं, अब ना आप उनको पढ़ा सकते हैं ना उसको रोजी रोजगार दे सकते हैं। तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को कम से कम 2,000 रुपया पेंशन दिया जाए बजट से, ताकि वो आदमी अपना एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। आज के महंगाई के जमाने में सरकार उसको 400 रुपया दे रही है। आप बताइए बिहार में लोग कह रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा? जो पहली पढ़ाई की बात है, पढ़ाई के नाम पर बिहार में हर साल 50,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। ये भ्रम मत पालिए कि पैसा खर्चा नहीं हो रहा। 50,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च हो रहा है, लेकिन 50 गरीब का बच्चा भी पढ़ नहीं रहा। इसी तरीके से अगर 10,000 करोड़ रुपया, पूरा बिहार का बजट है 2.5 लाख करोड़, उसमें से 10,000 करोड़ रुपया जो कि 5% से भी कम है, अगर वो निकाल दिया जाए तो बिहार में हर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को हर महीने 2,000 रुपया पेंशन दिया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया पढ़ाई की व्यवस्था जो अभी 50,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, खर्च क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है, उसको बेहतर करके किया जाए। लोगों को रोजगार के लिए बैंकों से पूंजी दिलाया जाए,
और जो बुजुर्ग है उसको बजट से 10,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन किया जाए ताकि हर आदमी को 2,000 करोड़ रुपया 2,000 रुपया का पेंशन